वेलकम टू प्रसाद क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अतिरिक्त श्रमिक को लगाने में कुल उत्पादन में वृद्धि होती है तो उस श्रमिक की क्या बढ़ी है। जब एक इकाई से कुछ बढ़ता है तो उसे हम सीमांत बोलते हैं या मार्जिनल बोलते हैं। अब सीमांत किस में है तो सीमांत होगा। अब किस चीज़ की बात है, उत्पादन की, तो वो सीमांत उत्पादक होगा। तो औसत उत्पादन जब कुल श्रम बटे कुल श्रमिक होते हैं तब होगा। कुल उत्पादन कहेंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमांत उत्पादकता होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, औसत स्थिति लागत यू आकृति की होती है कि सीमांत लागत की न्यूनतम बिंदु पर काटती है कि औसत परिवर्तनशील लागत तथा औसत लागत योग में निर्धारित रहती है और उत्पादन वृद्धि के साथ घटती है। औसत स्थिर लागत जो होती है वो मुख्यतः जब इकाइयाँ ज़्यादा बनेंगी तब वो लागत कम हो जाती है, जब वो इकाइयाँ कम बनती हैं तो लागत ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या होता है, उत्पादन वृद्धि के साथ घटती है और उत्पादन कमी के साथ बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 103, उत्पादन लागत होती है संपूर्ण उत्पादन पर किया गया व्यय, विक्रय व्यय, साहसी का लाभ या ब्याज। उत्पादन लागत वो होती है जो हमने बताया कि कुल उत्पादन बटे कुल व्यय, तो कुल मतलब संपूर्ण उत्पादन पर किया गया संपूर्ण व्यय ही उत्पादन लागत कहलाता है। 103 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। औसत लागत विशिष्ट साधनों में लागू हो जाती है, लागू नहीं होती है, कभी लागू होती कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो औसत लागत जो होती है वो कभी भी लागू नहीं होती है। सबसे बड़ी ऑप्शन है कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटता है। तो किस बिंदु पर काटता है, 105। तो वो जहाँ औसत लागत अधिकतम होती है, जहाँ औसत लागत न्यूनतम होती है, जहाँ औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 105 हो जाएगी, जहाँ औसत लागत कम होती है वहाँ पर ही सीमांत लागत वक्र जो है वो काटता है। इसलिए 105 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 106 पे चलते हैं, प्रमुख लागत को किस नाम से जाना जाता है। प्रमुख लागत पूंजी लागत या स्थिर लागत या परिवर्तनशील लागत या ऊपरी लागत। तो प्रमुख लागत जो होती है, जो सबसे बार बार लगे, बार बार कौन होती है, जो परिवर्तनशील होती है, यही ये इकाई के अनुसार लगती है। तो सबसे प्रमुख लागत कौन होती है, तो वो सी हो जाएगी, परिवर्तनशील लागत हो जाएगी। अवसर लागत को हस्तांतरण आय कहा जाता है कि जो अवसर लागत होगी उसको हस्तांतरण आय भी कहेंगे। कब, जब अवसर लागत का हस्तांतरण हो, जब अन्य विकल्पों में आय कम हो, जब उत्पत्ति का साधन श्रेष्ठ विकल्प में हस्तांतरित हो जाए या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब उत्पत्ति का साधन अवसर की वजह से श्रेष्ठ विकल्प में हस्तांतरित हो जाता है तब अवसर लागत को हस्तांतरण आय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 107 का सी नंबर सही हो जाएगा। मूल्य निर्धारण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी लागत है, सीमांत लागत, मौद्रिक लागत, अवसर लागत या वास्तविक लागत। तो जो होगी मूल्य निर्धारण में, जब इकाइयाँ बढ़ती हैं घटती हैं तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में आती हैं। तो 108 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। सामान्य मूल्य है बाजार मूल्य, अल्पकालीन मूल्य, दीर्घकालीन मूल्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा अल्पकालीन होता है, जो सामान्य मूल्य होता है, वो हम जनरली लॉन्ग टर्म को मानकर ही करते हैं, इसलिए 109 का बी हो जाएगा। जो दीर्घकालीन मूल्य होगा उसका हम सामान्य मूल्य के नाम से जानते हैं। बाजार मूल्य एक है
तो बाजार मूल्य होगा वो कुछ समय के लिए रहेगा क्योंकि वो घटता बढ़ता रहेगा। तो इसके ऑप्शन है सामान्य मूल्य, दीर्घकालीन या अल्पकालीन या इनमें से कोई नहीं। तो वहीं क्वेश्चन बदल दिया गया है और उसके ऑप्शन वहीं रखे गए हैं, मतलब अल्पकालीन मूल्य है। नेक्स्ट है, जब वस्तु के मूल्य निर्धारण पर मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं दैनिक बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार या अति दीर्घकालीन बाजार। तो जब वस्तु का मूल्य निर्धारण मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होता है तो वो हमारा बाजार कैसा चलता है, देर तक चलता है। देर तक मतलब दीर्घकालीन बाजार का रूप ले लेता है। तो 111 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय संपूर्ण देश में होता है तो उसे स्थानीय बाजार कहेंगे, प्रादेशिक कहेंगे कि राष्ट्रीय कहेंगे या अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे। तो जो स्थानीय होता है केवल एक लोकल में होता है, जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होता है, जब एक राष्ट्र के अंदर होता है और जब अंतर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होता है। और ये पूछ रहा है संपूर्ण देश, एक देश के अंदर, तो वो कैसा होगा, तो वो एक राष्ट्रीय बाजार के रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है दूध, गेहूँ, घी या आलू। जो इसमें सबसे जल्दी खराब हो जाएगी तो वो कौन सी है, क्योंकि उसमें से खराब होने वाली है वो है ऑप्शन ए, वो है दूध। दूध सबसे जल्दी नष्ट हो जाती है। जब किसी वस्तु का क्रय या विक्रय किसी एक क्षेत्र या स्थान तक सीमित रहता है तो उसे कहते हैं, एक क्षेत्र मतलब राष्ट्र नहीं तो कि प्रादेशिक की राष्ट्रीय की स्थानीय। तो जब एक क्षेत्र या स्थान तक होता है, अब स्थान की बात आ रही है तो स्थान कौन सा आ जाएगा, तो स्थान आ जाएगा स्थानीय बाजार के अंतर्गत। जब किसी वस्तु का क्रय या विक्रय किसी स्थान तक ही सीमित रहता है तो उसे हम स्थानीय बाजार के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को खरीदने बेचने वाले सारे संसार में पाए जाते हैं, ऑप्शन वही है सारे संसार मतलब बहुत सारे राष्ट्र पाए जाते हैं, तो उसे कौन सा, स्थानीय बाजार या प्रादेशिक या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। तो हमने बताया कई सारे राष्ट्र किसमें आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो इसका ऑप्शन नंबर 115 का डी जो है वो सही हो जाएगा। हरी सब्जी या दूध के बाजार को कहते हैं। तो हरी सब्जी जो होती है बहुत जल्दी नष्ट होती है क्योंकि वो अगर नहीं होगी तो खराब हो जाएगी। तो अति अल्पकालीन होगी कि अल्पकालीन होगी कि दीर्घकालीन होगी कि अति दीर्घकालीन होगी। तो हरी सब्जी बहुत जल्दी और दूध बहुत जल्दी खराब होता है, इसलिए इसको हम अति अल्पकालीन बाजार के रूप में जानते हैं। तो 116 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के ऊपर होता है कि नीचे होता है, या चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बाजार मूल्य होता है वो इधर उधर घूमता रहता है, कभी मूल्य नीचे भी होता है और कभी मूल्य उसका ऊपर भी होता है। तो ये चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, मतलब इसका कोई भी मूल्य निश्चित नहीं होता है सामान्य मूल्य से। तो इसलिए 117 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा तत्व बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है, यातायात संचार के साधन, शांति व सुरक्षा, बैंकिंग व्यवस्था या उपरोक्त। जब यातायात होगी या संचार के साधन होंगे तो यह विस्तार ज़्यादा होगा, जब शांति भी बनी रहेगी, सुरक्षा दंगे नहीं होंगे तब भी रहेगा, और बैंकिंग व्यवस्था से विस्तार हो ही रहा है। तो 118 का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है। तो जब पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो प्रतिनिधि वहाँ पे जो फर्में होंगी वो वहाँ पर होंगी, उद्योग हो गए कि सामान्य फर्म या सरकार। तो जब पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पर जो उद्योग होते हैं वहीं उसका मूल्य को निर्धारण करते हैं, और में क्या है, एकाधिकार में ये करते हैं, प्रतिनिधि फर्म वाले करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा।
पूर्ण प्रतियोगिता एक फर्म के लिए साम्य की स्थिति है, कौन सी है? तब वहाँ पर होता है पूर्ण प्रतियोगिता बराबर MR = AR। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, MR = AR = पूर्ण फुल कंपटीशन के रूप में आता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता की अच्छी परिभाषा श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने देते हुए कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक की उपज की मांग कैसी होगी। तो यही पूछा गया है। तो इसके बारे में कैसी होगी? अत्यधिक लोचदार, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार या कम बेलोचदार। तो रॉबिन्स ने इसके बारे में क्या कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादन की उपज की मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में व्यक्तिगत क्रेता, जहां फुल कंपटीशन है वहां जो पर्सनल क्रेता आएगा उसके बारे में कहा गया है, उसकी इम्पोर्टेंस कैसी रहती है। बहुत ज़्यादा, बहुत महत्व, बहुत आंका गया है, विशेष महत्व नहीं है, विशेष महत्व होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो जहाँ कंपटीशन है तो वहाँ क्रेता हो या विक्रेता, हर एक की वैल्यू तो होती है पर इतनी नहीं, क्योंकि वहाँ पर सभी के जो मूल्य होते हैं वो निर्धारित होते हैं। तो इसलिए 122 का ऑप्शन नंबर, क्योंकि विशेष महत्व नहीं होता है, तो 122 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 123। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत समान रहती है। किसकी समान रहती है? एक्स अक्ष के समानांतर, यू के समानांतर, या यू के या उल्टा यू आकृति या मूल बिंदु से 45 अंश का कोण बनाती है, मतलब ऐसे। तो जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता होगी वहाँ कीमत समान रहती है, अतः आगम क्या होगा? वो धीरे 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 बढ़ेगा, उसमें घटता नहीं, या तो समान रहेगा या फिर बढ़ेगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में किसी पर कोई फर्क नहीं होकर, इसलिए वहाँ पर जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मतलब 45 डिग्री का कोण बनाती है जो कि सीधी रेखा होती है। 124 है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस एक फर्म द्वारा जिसे मांग वक्र का सामना किया जाता है या बाएं से दाएं नीचे ओर झुकता है। तो पूर्ण बाजार में जिसे मांग वक्र का सामना, मांग मतलब वस्तु, बाएं से जिसे मांग का वक्र क्या कहेंगे? बाएं से दाईं की ओर झुकेगा कि पूर्ण लोचदार रहेगा, पूर्ण बेलोचदार रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो उसमें जो होगा, जब पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो उसको जहाँ पर जिसको जो पसंद आएगी वो लेगा। तो इसलिए कंपटीशन जब ज़्यादा होता है तब वहाँ पे पूर्ण लोचदार आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 124 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एकाधिकार में मांग की आड़ी नोच जो होती है इकाई से अधिक होगी कि कम होगी, कि शून्य होगी या अनंत होगी, बताइएगा। तो जब हमारी एकाधिकार होगी तो मांग हम बता ही नहीं सकते हैं कितनी होगी, वहाँ ज़्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है या शून्य हो सकती है, हम बता ही नहीं सकते हैं। और जब हम बता नहीं सकते हैं तो वो चीज़ शून्य के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एकाधिकार बाजार की वह स्थिति जिसमें एक ही विक्रेता होता है या दो विक्रेता होते हैं, बहुत अधिक विक्रेता होता है, या एक भी विक्रेता नहीं होता है। एकाधिकार के इसमें पूछे गए हैं, तो एकाधिकार मतलब एक का ही अधिकार या कुछ लोगों का अधिकार। तो इसलिए कैसा होता है? एक ही उसमें विक्रेता होता है, तो उसमें मूल्य कैसा रहता है? वो सदैव हाई रहता है। मूल्य सदैव कैसा होगा? वो सदैव हाई होगा। इसलिए 126 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 127। फर्म के संतुलन की दशा के लिए आवश्यक है, ठीक,
पूर्ण प्रतियोगिता MR बराबर AR, ठीक। पूर्ण संतुलन MR इक्वल टू MC। तो 127 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बाजार में एक वस्तु का एक ही विक्रेता होता है तो वह स्थिति होगी, कैसी होगी? पूर्ण प्रतियोगिता की या अपूर्ण प्रतियोगिता की या एकाधिकार की या इनमें से कोई नहीं। जब बाजार में एक वस्तु का एक ही विक्रेता होता है तो वहाँ पर कैसा अधिकार होता है? हमने अभी बताया, एक ही अधिकार, एक के पास एक का अधिकार होता है। तो 128 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मोनोपोली इसे इंग्लिश में बोलते हैं। दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को मिलता है, फिर धीरे धीरे लाभ मिलना चालू हो जाता है। अगर शुरुआत में कोई फर्म कंपटीशन में आती है, ठीक, तो शुरुआत में तो उसे लाभ नहीं होगा, शुरुआत में साधारण लाभ होगा, पर जब होता है एकाधिकार मिला है तो भविष्य में उसी की चीज़ ही बिकेगी, तो असाधारण लाभ होगा कि हानि होगी? तो वहाँ पे असाधारण लाभ होता है, इसीलिए मोनोपोली होता है। जैसे अडानी देखते हो कि उनके पास ही कुछ चीज़ें हैं तो वो उन्हीं से खरीदी जाएंगी, तब वहाँ पे इसलिए दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हुए जा रहे हैं। मूल्य विभेद संभव है, प्राइस अलग अलग कहाँ होंगे? पूर्ण प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो मूल्य वहीं पर अलग होंगे जहां पर जिसको अलग राइट्स होगा। तो अभी 100 रुपये में बेचता होगा, रेट बाद में देख करके घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो वो निर्धारण करता है कि कौन होता है? वो एकाधिकार व्यक्ति ही होता है। नेक्स्ट है 131। अब कहा जा रहा है कि अल्पकाल में एकाधिकार फर्म को क्या होगा? कम समय में लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है। तो इसलिए अल्पकाल में इनमें से सभी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और दीर्घकालीन में केवल असाधारण लाभ ही होगा। मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि वो इसीलिए चीज लिया है क्योंकि उससे हमें इन फ्यूचर प्रॉफिट हो मोनोपोली में। और मोनोपोली में शॉर्ट टर्म में लाभ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट है, एकाधिकार का अभिप्राय है, जो मोनोपोली होगा उसमें क्या है कि एकाधिकार अपने क्षेत्र में एक ही उत्पादक होता है, बिल्कुल, उसके पास एक वस्तु होगा और एक ही क्षेत्र का कर सकता है। एकाधिकार वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती, उसके अलावा नहीं कि किसी के पास दूसरे के पास पा जाओगे जाके। और एकाधिकार के क्षेत्र में फर्मों के प्रवेश के प्रति संपूर्ण रुकावटें होती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके पास राइट्स है तो दूसरी उसमें फर्म में आ ही नहीं सकती है। तो इसलिए 132 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। एकाधिकार प्रतियोगिता का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो अभी देखो एक परिभाषा आई थी, किसकी आई थी? चैम्बरलिन की, श्रीमती जॉन रॉबिन्स की, कमोल की या सैमुअल्सन की? तो एकाधिकार की आता है चैम्बरलिन और पूर्ण प्रतियोगिता आते हैं रॉबिन्स। अब यहाँ पे कौन सा पूछा गया? मोनोपोली कंपटीशन, तो इसके आंसर हो जाएगा ए, चैम्बरलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है 134। अपूर्ण प्रतियोगिता के भी वही हैं जो हैं, कौन? चैम्बरलिन या जॉन रॉबिन्स या बैमोल या सैमुअल्सन? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है कि यदि क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है, मतलब मोनोपोली, वस्तु एक रूप की नहीं है, क्रेताओं व विक्रेताओं का बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी। पूर्ण प्रतियोगिता होगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्रेता भी नहीं है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न होगी, बिल्कुल होगी, या एकाधिकार की स्थिति होगी नहीं,
तो इसमें यही सी नंबर हो जाएगा। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न होगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है 135 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एकाधिरात्मक प्रतियोगिता में सीमांत आगम रेखा औसत आगम रेखा के नीचे स्थिर होती है, अर्थात सीमांत आगम औसत से कम रहता है। इसका पूर्ण यह है कि अतिरिक्त इकाइयों को बेचने के लिए क्या रहेगा, फर्म की कीमत घटानी पड़ेगी या एक जैसी रखनी पड़ेगी या कीमत बढ़ानी पड़ेगी या कभी कभी घटती और या कभी कभी बढ़ती। तो जब ऐसा होता है तो फर्म को कीमत घटानी पड़ती है जब औसत से सीमांत आगम औसत से कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता MR = AR, ये हो गया पूर्ण। ठीक है। MR AMC एकाधिकार। 137 पूछ रहा है, जब अपूर्ण प्रतियोगिता है तो AR तभी भी ज़्यादा होगा, मतलब MR से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है, गला काट प्रतियोगिता होगी क्या, नहीं। कीमत प्रतियोगिता होगी तो नहीं होगी। गैर कीमत होगी तो हो सकती है। प्रतिद्वंदी के प्रति उदासीनता क्यों करेंगे, क्योंकि उनके पास खुद का ही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। गैर कीमत प्रतियोगिता एकाधिकार प्रतियोगिता में कभी भी प्रतियोगिता नहीं होती है। तो 138 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। एकाधिकार में लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जब लाभ प्राप्त करो तो कौन सी चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, तो मार्जिनल MR ज़्यादा होना चाहिए। किससे, कॉस्ट से। MR इज़ द ग्रेटर देन MC = आंसर बी। 139 का आंसर बी हो जाएगा। वास्तविक मजदूरी का प्रभाव पड़ता है किस पर, काम की प्रकृति पर, श्रम की मांग और पूर्ति पर, रुपए की क्रय शक्ति पर या श्रमिक संगठन पर। तो जो वास्तविक मजदूरी का प्रभाव होगा उस पर होगा जब रुपए की क्रय शक्ति पर ही निर्भर करता है। तो 140 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला तत्व है, कौन होगा बताइए। मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला तत्व कौन से होंगे, श्रमिक का जीवन स्तर, श्रमिक का सीमांत उत्पादकता, श्रमिक की सामाजिक प्रतिष्ठा या श्रमिक की मांग और पूर्ति। तो मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला तत्व जो है वो इनका कौन है, तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो है उनकी सीमा निर्धारित करने वाला हो जाता है कि एक मजदूर इतना करता है तुम कम करते हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, उनकी सीमाएं हो जाएंगी, उनकी लिमिटेशंस आने लगेंगी, हम निर्धारित करने लगते हैं। तो ऑप्शन बी जो है 141 का हो जाएगा। नगद मजदूरी पूर्ववत रहते हुए मूल्य वृद्धि होने से असल मजदूरी, तो जब नगद मजदूरी पूर्ववत से में बढ़ जाएगी तो मूल्य वृद्धि से असल मजदूरी क्या रहेगी, बढ़ेगी या घटेगी या यथावत रहेगी या शून्य होगी। तो जब हम उसमें बढ़ाएंगे नहीं नगद मजदूरी और मूल्य वृद्धि हो जाएगा तो हमारी असल में मजदूरी कैसे होने, लोग हमारे पास से भागने लगेंगे, हमारे पास से मजदूर करने नहीं आएंगे। तो इसका 142 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 143 आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम संघ मजदूरी में क्या होता है, वृद्धि कर सकता है, नहीं कर सकता है, कोई प्रभाव नहीं डाल सकता या उपयुक्त में से सभी। आधुनिक अर्थशास्त्र के श्रम संघ मजदूरी क्या है, श्रम संघ मजदूरी जब चाहे कोई संघ होते हैं वो अपनी मांग लेकर खड़े हो जाते हैं और उसको मानना पड़ता है।
तो वो नहीं कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता है, कोई प्रभाव नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकता है। तो वो जब सम संग मिल जाते हैं, जहाँ पर जिनका संग होता है उनका वो उसमें वृद्धि कर लेते हैं। इसलिए 143 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। श्रम की मांग कैसी होगी? प्रत्यक्ष, पूरक, आय या व्युत्पन्न मांग? तो श्रम की मांग जो होगी वो सदैव व्युत्पन्न मांग होगी। 144 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। श्रम की पूर्ति वक्र जो होंगे, पीछे की ओर मुड़ने का अभिप्राय क्या है कि ऊंची मजदूरी दर पर श्रमिक अधिक काम करते हैं, काम कम करते हैं, कम समय काम के लिए तैयार होते हैं, अधिक समय काम के लिए तैयार होते हैं। जब पीछे जाएगा तो वो क्या चाहेंगे कि हमें समय कम देना पड़े, तो इसलिए इसके लिए कम समय काम के लिए तैयार होते हैं जब हमारा कर्व पीछे की ओर मुड़ता है। नेक्स्ट है, कुल लगान में कौन से तत्व सम्मिलित किए जाते हैं? कौन से? भूमि सुधार पर लगी पूंजी का ब्याज या भूस्वामी का परिश्रम का परितोषण, भूमि के प्रयोग के लिए दिया गया लगान अर्थात आर्थिक लगान, भूस्वामी द्वारा जोखिम उठाने का पुरस्कार या सभी। तो वहाँ पर कुल लगान में क्या क्या होंगे? जब पूंजी का ब्याज होगा, भूमि स्वामी का किराया पारिश्रमिक होगा, लगान होगी, किराया होगा, जोखिम का पुरस्कार भी होगा, तब वहाँ पर सभी चीज़ें हमारी लगान में आती हैं। तो भूमि पे पूंजी का ब्याज, लैंडलॉर्ड का रेंट और भूमि स्वामी का प्रॉफिट, लाभ, जोखिम पुरस्कार सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, लगान उस समय उत्पन्न होता है, किस समय उत्पन्न होता है? जब भूमि गतिशील हो, जब समस्त भूमि उपजाऊ हो, भूमि की पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो, जब उपर्युक्त में से कोई न हो। तो लगान उस समय उत्पन्न होगी, अभी इसमें से कोई क्या मिल रहे हैं ऑप्शन? हमारी समझ से तो कोई मिल ही नहीं रहे हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगान किस समय उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आइए 148, आर्थिक लगान तथा कुल लगान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। आर्थिक लगान कुल लगान का ही एक भाग होता है, तो ये क्या सही है? हमारी समझ से तो हो सकता है। कुल लगान आर्थिक लगान से अधिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इनमें कोई अंतर नहीं होता। होता है, आर्थिक लगान कुल लगान के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, आर्थिक लगान कुल लगान में सबसे बड़ा अंतर है कि आर्थिक लगान कुल लगान का ही एक भाग होता है। तो 148 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 149, कुल लगान में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? कुल लगान में भूस्वामी द्वारा जोखिम उठाने का पुरस्कार, भूमि के प्रयोग के लिए दिया गया लगान, भूमि सुधार पर पूंजी का ब्याज या भूस्वामी के परिश्रम का परितोषण या उपर्युक्त सभी। तो कुल लगान में कौन से तत्व शामिल होते हैं? कौन से होंगे? हमने अभी बताया था, पुरस्कार, रेंट, लगान, इंटरेस्ट, पूंजी का परितोषण, दिया गया लगान, रेंट, तो ये सभी शामिल हो रहे हैं। तो हमारी समझ से ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आभास लगान होता है, किसके बराबर होगा? AC माइनस AVC, TR माइनस TC, TR माइनस TVC, P माइनस AC। आभास, केवल आभास हो रहा है, तो TR माइनस TVC के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 151 का आंसर, ठीक है। चलिए ये 50 ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी को हम छोटे से एक पार्ट में लेके आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मुश्किल से 10 से 12 बचे हुए हैं, वो भी हम आपके नेक्स्ट पार्ट में, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके।
थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टू मी। हैव ए नाइस डे। आशा करते हैं और अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको कॉमर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं ओवरऑल मैं हर एक एग्ज़ाम को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।